हेलो। हेलो। Hello, who's there? केशव here, bro. Keshav. Am I the only one who's had it? No, there is Uh, one more. There's one more guy. Prasanti Dubai. okay. Okay, fine. So some more members will be added soon. Okay. So you can turn Okay, off okay. you can turn off your video. I'm not saying to Keshav. I am saying to Prasanti. You can turn off your video if you want. So we are starting our discussion. Okay. So in this discussion, we will talk about the last topic that we have left. Okay. 4-5 टॉपिक है, ये हमारा 5वां लेक्चर है। इसमें हमारा बाकी के सारे टॉपिक्स कवर हो गए। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे फाउंडेशनल सर्विसेज क्या होती हैं। ठीक है, आप अपना माइक जो है उसको ऑन रख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टार्ट करते नहीं, हैं। मैं टेरेस पे हूँ ना, तो यहाँ पे हवा की आवाज बहुत आएगी, अच्छा इसलिए मैंने बंद कर दिया। अच्छा, क्योंकि ना अभी हम इसमें डिस्टर्ब। आपका पार्टिसिपेशन लेंगे, क्योंकि इसमें क्या रहेगा, काफी सारे केस दिए जाएंगे तो आपको भी आंसर देना है। ठीक है, सो जस्ट लेट अस स्टार्ट। ओके, मैं एक्चुअली नया हुआ। ओके, क्योंकि मैं अभी जस्ट मैं प्रिपरेशन स्टार्ट हाँ, की है, नहीं मैंने एक वी आर वीक वी आर हुआ वी आर रहेगा मेरे को। वी आर आई एम टॉकिंग जस्ट हियर टू अबाउट लिसन एवरीथिंग। नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेली लाइफ थिंग्स। भाई एकदम सिंपल सिंपल चीज है कि आपको अगर ऐसा मिल जाए, मौका मिल जाए, तो आप क्या करोगे ना। ये जो एग्जाम है, इसमें आपको नॉलेज, आपकी ये चीज टेस्ट नहीं की जा रही है कि आपको कितना पता है। आपसे बस ये टेस्ट किया जा रहा है कि आप कैसे हो। समझ रहे हो आप, आपके अंदर क्या क्या ओके वैल्यूज हैं। ओके। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आप प्रोसीड करेंगे, क्योंकि आपने पहले के शायद कुछ सारे लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, बट आई विल ट्राई। ओके, और अभी ओके शायद ओके। कुछ मेंबर्स अभी जुड़ने वाले हैं। एक और जुड़ चुका है, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर आप जुड़ चुके हैं, है ना। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्क्लेमर इज डन। So this is about me. I have started preparation 2017. I'm from NIT Surat. I've cleared some of exam, and I will give this exam also. 2021 I have cleared 2019 prelims. Okay. So ओके, आई एम आल्सो फ्रॉम सूरत सक्षम। you are from Surat. Okay. From where? यस, उधना। Udna. Okay. I am from the SVNIT. You know, na? यस आई नो। Yeah. So I am from that only. So we will talk about the foundational values today. ठीक है, तो let us just locate this on our syllabus, कि हमारे सिलेबस में ये जो चीज है ये कहाँ पर है। तो हम इसको देखेंगे, तो हमारे सिलेबस में हमको ये चीज यहाँ पे मिलेगी। ये हमारा सिलेबस है GS4 का, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, अब इसमें जो एथिक्स वाला पोर्शन है ये हमने डिस्कस कर लिया है, एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है ये हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ लास्ट बचता है ये हमारा इंटीग्रिटी वाला। ठीक है, तो आप देखिए कि जब सिलेबस के नाम में ही यहाँ पर इंटीग्रिटी मेंशन्ड है, जो कि एक फाउंडेशनल वैल्यू है, तो यहाँ पर इस चीज की वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। समझ रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमने इस तरीके से कवर किए। इसमें जो थर्ड टॉपिक है, जिसमें आता है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कुछ वैल्यूज दी गई हैं, जैसे इंटीग्रिटी दी है, ठीक है, इम्पार्शलिटी दी है, नॉन पार्टीसनशिप दी है, ऑब्जेक्टिविटी दी है, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन। सो दीज ऑल वैल्यूज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये वैल्यूज क्या हैं, और वी हैव टू ट्राई टू इनकलकेट दीज वैल्यूज इनटू आवरसेल्फ, कि ये सारी जो वैल्यूज हैं, ये सारी की सारी हम अपने इस तरीके से यूज करें कि हमारा जो डेली लाइफ है हम उसको यूज कर पाए। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए आपने सिर्फ पेपर के लिए इसको पढ़ लिया, तो हो सकता है कि अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लो GS4, बट जो इंटरव्यू रहेगा उसमें भी आपको इस तरीके से केस दिए जाएंगे जिसमें आपको रियल लाइफ सिचुएशन में वहीं पर हैंडल करना होगा। तो इट इज बेटर टू इनकलकेट दिस वैल्यू इनटू आवरसेल्फ ओनली, ताकि आपकी लाइफ भी इजी रहे। जब आप सिविल सर्वेंट बने तो आपको ये वैल्यू चाहिए होंगी, और नॉर्मली भी आप जब भी नॉर्मल भी आप रहेंगे, अगर जैसे
बात करें कि इस एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तब भी अगर आप किसी और कंपनी ज्वाइन करेंगे या कुछ भी करेंगे तो आपकी जो पर्सनैलिटी है दैट विल बी डेवलप्ड फार बेटर देन द अदर्स. सो दिस इज द मोटिव ऑफ दिस एग्जाम, दिस एथिक्स एग्जाम GS4. सो वी विल सी वन बाय वन व्हाट इज द इंटीग्रिटी, व्हाट इज इम्पार्शियलिटी. ठीक है. तो यहाँ पर मैंने ये मेरे नोट्स ही हैं, क्योंकि इसका जैसे बाकी की जो चीजें थी उनका मुझे मतलब ऑनलाइन टेक्स्ट वाले नोट्स अच्छे मिल गए थे PDF के, बट ऑनलाइन मुझे फाउंडेशनल वैल्यूज के अच्छे नोट्स नहीं मिले हैं, तो आई हैव यूज्ड माय नोट्स ओनली. ओके. तो अगर हम बात करें फाउंडेशनल वैल्यूज की, उसके पहले एप्टीट्यूड आता है. वैसे हमने एप्टीट्यूड जो है ये डिस्कस कर लिया, बट यहाँ पर एक स्लाइड इंट्रोडक्शन ले लेते हैं एप्टीट्यूड का. ठीक है. एथिक्स हो चुका है, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. तो एप्टीट्यूड क्या होता है? मान लीजिए मैं आपको खड़ा कर दिया, ठीक है, आपको खड़ा कर दिया और आपके सामने एक और बच्चा खड़ा है, आपके साथ 3 बच्चे खड़े हैं और तीनों को एक रेस में भागना है. ठीक है. अब मुझे ये बताइए कि तीनों जो रेस में भागेंगे वो सारे के सारे इक्वल रहेंगे या नहीं? सारे के सारे एक ही क्लास के हैं, एक ही एज के हैं, और लगभग उनकी परवरिश है ये सेम सेम हुई है. तो क्या तीनों के तीनों एकदम सही एक ही टाइम पर जो फाइनल लाइन है उसको क्रॉस करेंगे? इसका आंसर दीजिए आप. नहीं, एक ही साथ नहीं कर सकते, एक ही साथ नहीं कर सकते. इसका कोई ना रीजन क्या कोई है? आगे पीछे हो हाँ, जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली exactly. तो इसका रीजन क्या है आप समझिए. इसका रीजन ये है कि तीनों में से जो बंदा फर्स्ट आया, मान लीजिए पहला बंदा था वही फर्स्ट आया, तो जो पहला बंदा आया उसमें आप देखिए कि जो फिजिकल कॉम्पीट करने की क्षमता है ये ज्यादा है, राइट. उसमें कॉम्पिटेंस ज्यादा है. हो सकता है उसका जेनेटिक आया हो वो, या फिर उसके पापा बहुत अच्छे, उसके जीन्स पापा के, तो फिजिकली वो बहुत स्ट्रांग हो. ऐसा भी हो सकता है उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, उसने प्रैक्टिस की हो, राइट. दोनों चीजें हो सकती स्ट्रेंथ हैं. ज्यादा हो। स्ट्रेंथ ज्यादा हो, उसने मेहनत की हो, जिम जाता हो, या उसने काफी ज्यादा भागा और दौड़ा हो, तो हो सकता है कि पहला वाला जो बंदा फर्स्ट आया उसका ये रीजन हो. तो हम ये देखते हैं कि एप्टीट्यूड कुछ नहीं है. एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज है कि अगर आपको एक जगह पर खड़ा कर दिया जाए दूसरे लोगों से compete करने के लिए, तो आप कितना compete कर पाते हो. जैसे कि आपने सी सेट के बारे में तो सुना ही होगा. सी सेट एग्जाम होता है. हाँ, सुना है, सुना है। हाँ. तो सी सेट में जो ए है उसका फुल फॉर्म ही एप्टीट्यूड है. उसका मतलब क्या, वो आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं कि अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स विच आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द रीजनिंग और ऑन द बेसिस ऑफ द सिंपल मैथमेटिक्स. दैट मीन्स दैट कि अगर आप कभी भी आपको सिचुएशन आएगी तो आप चीज़ों को नॉर्मली सॉल्व कर पाओगे. तो आपकी सॉल्विंग कैपेबिलिटी देख रहे हैं. अब यहाँ पर मैंने फिजिकल भी एग्जांपल दे दिया आपको, और यहाँ पर मैंने आपको एक मेंटल भी एग्जांपल दे दिया. इस तरीके से एप्टीट्यूड हर एक तरह का हो सकता है. मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ जो पढ़ने वाला है वही उसका एप्टीट्यूड उतना ज्यादा है. ठीक है. तो अलग अलग जगह में अलग अलग एप्टीट्यूड हो सकता है किसी का IQ ज्यादा हो, किसी की फिजिकल कैपेबिलिटी ज्यादा हो, राइट. किसी का किसी पर्टिकुलर चीज में. तो एक तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे तो जो एप्टीट्यूड है यहाँ पे ये किस वर्ड से लिंक कर रहा है, जो कि वर्ड है टैलेंट. ठीक है. तो जिस इंसान का टैलेंट जितना ज्यादा है किसी में compete करने का, तो वो उतना अच्छा कर पाएगा. ठीक है. तो ये होता है एप्टीट्यूड. आपको समझ में आया? यस, यस, आ गया। ओके, फाइन. सो नाउ वी विल मूव टू द फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज. ठीक है. तो फाउंडेशनल वैल्यूज की हम बात करें तो सबसे पहले आती है इंटीग्रिटी. तो इंटीग्रिटीज हम धीरे धीरे करके एक एक वैल्यू को देखते हैं. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमको फाउंडेशनल वैल्यूज क्यों चाहिए. ठीक है. हल्का मैंने इंट्रोडक्शन दिया. फाउंडेशनल वैल्यूज कुछ ऐसे, वैल्यू क्या होती है? वैल्यू एक तरीके से ऐसे आइडियाज होते हैं जिनको हम फॉलो करना चाहते हैं. मान लीजिए पहला आपका आइडिया है कि मैं रोज सुबह उठ के 6 बजे उठूंगा, रोज सुबह उठ के नहाऊंगा और साथ ही साथ मैं पूजा करूंगा, या फिर मैं कुछ एक अच्छा काम करूंगा, पढ़ने बैठ जाऊंगा. तो दैट इज अ वैल्यू. समझ रहे हो आप? आपकी वैल्यू है कि आप कभी करप्शन नहीं करोगे, तो दैट इज अ वैल्यू. तो वैल्यू का ओके। मतलब वैल्यू क्या होता है? अब बात करते हैं यहाँ पे फाउंडेशनल वैल्यू क्या है. तो फाउंडेशनल वैल्यू ऐसी वैल्यूज हैं कि जो आपकी फाउंडेशन नींव रखती हैं आपके सिविल सर्वेंट्स बनने की. मतलब ये सारी वैल्यूज हैं, ये सारी आपके अंदर होने ही चाहिए. अगर आप सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट हो तो भी होनी चाहिए, और बन गए हो तो ऑब्वियसली होनी चाहिए. तो इसलिए यहाँ पे ये चीज समझ में आती है हमको कि जो GS4 है, ये हम जरूरी नहीं है सिर्फ एग्जाम के लास्ट के टाइम ही पढ़ें. कई लोग क्या करते हैं, जो मेंस की प्रिपरेशन चलती है तब पढ़ते हैं. बट अगर आप देखेंगे, अगर आपके अंदर फाउंडेशनल वैल्यू पहले से इनकलकेट हो जाती है, तो आप चीजों को उस हिसाब से समझ पाएंगे. जैसे मान लीजिए एक न्यूज में टॉपिक आया, ठीक है, इसमें एग्जांपल लेता हूँ विकास दुबे का. विकास दुबे का नाम आपने सुना होगा. हाँ जी, सुना है। हाँ. तो अभी वो काफी न्यूज में चल रहा है. ठीक है. अब उसके अब आपने उस न्यूज को किस तरीके से पढ़ा, आपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ लिया. बट UPSC आपको क्या बनाना चाह रहा है? आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग तो सिर्फ ये नहीं कहना चाह रहा है कि आप बस एक क्वेश्चन लो और उस पर टिक मारते जाओ. अल्टीमेटली दे आर ट्राइंग टू मेक यू अ सिविल सर्वेंट, राइट.
तो जब वो सिविल सर्वेंट आपको बनाना चाह रहा है तो आपसे कुछ वैल्यूज चाहता है वो। अगर आप जीएस 4 पहले से कर रखे होते हैं तो जब आप उस दोबारा से उस न्यूज को पढ़ोगे तो आप जीएस 4 के एंगल से भी उसको समझ पाओगे। आपके जो नोट्स बनाएंगे तो उसमें आप जीएस 4 का भी एंगल समझ पाओगे कि यहाँ पर इंटीग्रिटी लग रही है, यहाँ पर ऑनेस्टी लग रही है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लग रही है, राइट। सो वाई सिविल सर्विस नीड वैल्यूज, क्योंकि देखो देखो सिविल सर्वेंट के पास एक बहुत अच्छा सा लॉ कोड होता है, सीआरपीसी होती है, आईपीसी होता है, हर एक चीज होती है, ठीक है। सेट ऑफ कोड्स होते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं। कोई आईपीएस हुआ, उसको पता रहता है कि अभी यहाँ पे क्या करना है। बट फिर भी क्योंकि इनका जो ये जिस पोजीशन पे है ये इतनी ज्यादा मैटर करती है, तो इनको मिलता है डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन मतलब क्या होता है? डिस्क्रिशन मतलब जब आप अपने आप से अपने हिसाब से डिसीजन लेते हो। कुछ ऐसी स्थिति होती है ऑब्वियसली जब आपको किसी भी आईएएस को आईपीएस को अपने हिसाब से डिसीजन लेना होता है, उसमें कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं होता है। तो जब आप अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे होगे तब आपकी ये फाउंडेशनल वैल्यूज है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो सारी काम आती हैं, ठीक है। तो नाउ वी हैव गॉट टू नो दैट what is the need of the foundational values and civil services. Now we will talk about, आपको क्लियर दिख रहा है ना ये क्या लिखा है यहाँ पे? Yeah. Yes, दिख रहा है। Narasimha, you came? Is it Narasimha? Oh, Yes. fine. Yes. So now, Actually, I was been online and I was late okay, it's okay, 5 minutes. it's okay. So Yeah. Thank you. now we understood that why we need civil service, why we need foundational values for civil services, right? Now which values are needed? तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें तो कुछ वैल्यूज सिलेबस में मेंशन कर दी है, कुछ वैल्यूज सेकंड एआरसी होती है। सेकंड एआरसी क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन। ये इस तरीके से एक कमीशन बिठाई गई कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या सुधार लाने चाहिए। उसकी एक बुकलेट है, ये काफी ज्यादा जो टॉपर्स लोग होते हैं उनके मेंस के आंसर्स में ये काफी ज्यादा वो यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड ईआरसी की अलग अलग चीजों पे ऐसी एथिक्स के ऊपर भी एक रिपोर्ट आई है, बहुत बड़ी रिपोर्ट है। उसको आप सोचो कि अलग से पढ़ने बैठो तो 3,000 पेज की है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। बट वी विल इनकलकेट ऑल दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस ओनली, ओके। तो आपको अलग से वो पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो हम बात करते हैं सेकंड एआरसी के साथ और क्या क्या हमारे अंदर वैल्यूज होने चाहिए। तो सबसे पहले होना चाहिए कि भाई रिस्पेक्ट फॉर द लॉ। नाउ विच लॉ वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज, इट इज कॉन्स्टिट्यूशन। वी शुड need to understand the constitution and respect that law as well as all the legislations made by our parliament, okay. So what are the legislations made by the parliament? That can be an act, that can be an order. So since we need to respect them, we need to understand them. Since we need to understand constitution, then we have to give our GS2. Then we have to respect people, okay. So this concept of respect should be always there in a civil servant. Then we will talk about there should be integrity, there should be honesty. Now integrity you have heard so many times. Now what is integrity and what is honesty, that we will see कि इन ये जो वर्ड्स हैं इन जैसे सुनने में अगर हम देखें और नॉर्मल इंग्लिश में ही बात करें ना तो इनको इंटरचेंजेबल यूज कर सकते हैं। बोल सकता है मैं ज्यादा इंटीग्रिटी वाला हूँ और मैं बोल सकता हूँ कि मैं ज्यादा ऑनेस्टी वाला हूँ, चलेगा नॉर्मल। बट असली में इनमें थोड़ा सा अंतर होता है, तो दैट वी विल सी। कि फिर डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है पब्लिक सर्विस, यहाँ पे जो पब्लिक सर्विस का मतलब है ये सिविल सर्विसेज का जॉब लेना नहीं, आप लोगों की सेवा करने के अंदर आपके लिए कितना डेडिकेशन है रियलिटी में, वही आपको ड्राइव कर पाएगी इस एग्जामिनेशन के दौरान। अल्टीमेटली योर जो आप जितना मेहनत करोगे इस एग्जाम के लिए, आप सोचो कि सिर्फ एक कार जो बत्ती वाली कार आती है या फिर सिर्फ जो इज्जत मिलती है प्रेस्टीज मिलती है सिर्फ उसके लिए आप इतनी मेहनत कर पाओ, तो ये कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर आपके जो थॉट ऑफ क्लैरिटी है आपके अंदर, थॉट ऑफ क्लैरिटी है आपके अंदर, डेडिकेशन है पब्लिक सर्विस करने के लिए, आपको लगता है किसी को देख के बुरा कि मुझे चाहिए इस इंसान की मदद करना, तो यू विल हैव द वैल्यूज ट्रू, यू विल हैव द डेडिकेशन टू बी इन पब्लिक सर्विस, ठीक है। फिर आते हैं इम्पार्शलिटी और नॉन पार्टीशनशिप। ये कुछ कुछ उस चीज से रिलेट करती है कि हमको जब हम सिविल सर्विसेज में हैं तो इट इज अ परमानेंट गवर्नमेंट। परमानेंट गवर्नमेंट और टेम्पररी गवर्नमेंट में क्या अंतर होता है? परमानेंट गवर्नमेंट होती है जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है, जिन लोगों की जॉब होती है सरकारी। फिर हम होती है नॉन परमानेंट गवर्नमेंट। नॉन परमानेंट गवर्नमेंट आर द पार्टीज विच आर होल्डिंग द पावर फॉर द 5 years term, that can be in Lok Sabha or they can be in this state elections as well, okay. So how we have to cater and how we have to be with the गवर्नमेंट, नॉन परमानेंट गवर्नमेंट, उनके साथ हमको किस तरीके से व्यवहार करना है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। फिर आएंगे हम ऑब्जेक्टिविटी पे, ठीक है, एनोनिमिटी पे, और फिर कमिटमेंट टू सिटीजंस कंसर्न, ठीक है। यहाँ पर डिलीजेंस, डिलीजेंस का मतलब होता है इफेक्टिव वर्क।
आप अपना जो काम कर रहे हैं उसको रोज परसिस्टेंटली करिए। परसिस्टेंटली मतलब आपको भले ही कुछ कठिनाइयां आ रही हैं, मान लीजिए आपको रोज सुबह उठने में कठिनाई आ रही है, आप रोज लेट सो रहे हो, फिर भी आप उस काम को करते जा रहे हो, तो ये डिलीजेंस आपके अंदर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए। कोई सिंपल इंसान आपसे पूछ रहा है कुछ, तो आपके अंदर होना चाहिए कि आप इसको रिस्पॉन्ड करो, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो दीज वी विल सी। ओके, तो इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, जैसे मान लीजिए आपको कोई रिसोर्स दे दिया, आपको 100 करोड़ का फंड एलोकेट कर दिया गया है, नाउ यू हैव टू यूज दिस, सो यू हैव टू यूज दैट फंड इन द मैनर दैट इट विल बी मोस्ट इफेक्टिव टू द सोसाइटी एंड इकोनॉमिकली। मतलब आपको पैसा कहीं भी जगह पर ज्यादा या बर्बाद नहीं करना है, आपको इफेक्टिवली उस पैसे की यूज करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके। ओके, तो हम बात करते हैं एम्पथी की। एम्पथी, नरसिम्हा, यू रिमेम्बर एम्पथी, सिंपैथी एंड कंपैशन? So last time we have talked about the empathy, sympathy, and compassion. So these are also the values of empathy, sympathy, and compassion. These are also values of civil servant. We will revise them. Yes, I do remember about it. Nice, nice. Okay. So now we have a थोड़ा base. प्रॉब्लम आ रहा है मेरा मेरा ऑडियो पे, डोंट माइंड फॉर दैट. हाँ, ओके, it's आई okay, बी it's okay, रिप्लाइंग it's यू. okay, it's okay, it's okay. So now we understood that what are the values of civil services. Now we will talk about the attributes of a good administration. वो सारी values हैं, हम उसको अच्छे से लेने वाले हैं। तो हम पहले एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं कि ये चीजें होती हैं, जैसे कि विलिंग टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके अंदर से एक आता है कि आप खुद से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करें। मान लीजिए आप कहीं पे बैठे हैं, आप एक क्लास में हैं और उस क्लास में किसी इंसान के साथ गलत हो रहा है, तो आपको लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस इंसान के साथ जो गलत हो रहा है मैं उसको बंद करूं। आप समझ रहे हैं? तो दैट इज अ विलिंगनेस टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हम बात करें कि स्टडिंगली इनलार्जिंग एबिलिटी टू डील विद मोर प्रॉब्लम्स। देखिए लाइफ में आपके जो प्रॉब्लम्स हैं दैट विल बी कीप ऑन इंक्रीजिंग। नाउ यू हैव टू इनलार्ज योर एबिलिटी टू डील विद मोर प्रॉब्लम्स। जैसे ही आप, अगर आपकी जो ये कैपेबिलिटी ये खत्म हो जाएगी, तो जो प्रॉब्लम्स है आप पे हावी होने लगेंगी, क्योंकि सिविल सर्विसेज की लाइफ में आपको काफी ज्यादा ये प्रॉब्लम्स आने ही वाली हैं। तो फॉर दैट यू हैव टू इनलार्ज योर एबिलिटी। ओके, फिर आपका स्ट्रॉन्ग मेंट होना चाहिए टुवर्ड एक्शन। मतलब सिर्फ बोलते ही रहना। काफी लोग बच्चे बोलते रहते हैं कि मुझे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना है, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना है। इसमें से अभी आप देखिए कि ग्रुप में से काफी कम लोग ही यहाँ पे आते हैं। या फिर हम नॉर्मली बात करें कि जो आंसर सबमिटिंग थी, तो आंसर सबमिटिंग जब चल रही थी, मेन आंसर राइटिंग, तो उसमें से भी काफी कम लोग आंसर सबमिट कर रहे थे। तो सिर्फ बोलने से अच्छा है कि आप अपना एक्शन की तरफ झुकाव रखें। ठीक है, फिर आता है कैपेसिटी टू यूज हिज इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज। मतलब कि जैसे मान लीजिए आप किसी पोस्ट पे हैं, तो उस पोस्ट में आपको काफी सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। रिसोर्सेज मतलब आपकी यूटिलिटीज मिलती हैं, आपको चीजें मिलती हैं दैट यू कैन यूज देम। सो इफ यू आर एबल टू एग्जीक्यूट देम, यूज देम। मान लीजिए आप एक आईपीएस हैं, उस समय पर आपको एक थाने का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मिला हुआ है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन मिला है आप उसको किस तरीके से यूज करते हैं, तो वो वाली कैपेसिटी भी होनी चाहिए। फिर आपके पास जो पावर आपको मिली, अथॉरिटी मिली है, उसको सिर्फ खुद के लिए यूज करना ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड अवॉइड दैट। ठीक है, यू शुड वेलकम रिपोर्ट्स ऑफ ट्रबल सेम थिंग्स। मतलब अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है कहीं पर भी, तो उस रिपोर्ट को वेलकम करना चाहिए और फिर उस रिपोर्ट या जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सही करने की तरफ वर्क करना चाहिए। शुड बी अ गुड टीम वर्क ऑलवेज। क्योंकि देखिए आपके अंदर काफी सारे लोग काम करेंगे, ठीक, आपके ऊपर भी काफी सारे लोग काम करेंगे, आपके साथ भी। तो क्योंकि आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टीम वर्क करना पड़ेगा। टीम वर्क मतलब सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो जब सबको साथ में लेके चलोगे, तो यहाँ पर एक आता है मैनेजमेंट और लीडरशिप का कॉन्सेप्ट। तो मैनेजर, आप यहाँ पे सिर्फ मैनेज नहीं करना है, मतलब आपका जो नॉलेज है आपने बस उसको लिख दिया, आपने अपना काम करके चले गए, सुबह आए आपने जो फाइल्स उसको निपटा के चले गए, इससे काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। दैट इज यू शुड बी अ गुड टीम वर्कर। आपको पूरी टीम को लेकर चलना है। यू शुड बी अ गुड इनिशिएटर, यू शुड इनिशिएट थिंग्स फ्रॉम योर सेल्फ। ओके, and you should be effective with the people. Your social skills should be such that the people can communicate and easily understand you. जो स्टूडेंट्स हैं या मेंबर्स हैं या कोई भी है, वो आपसे अच्छे तरीके से समझे आपकी बात को। ठीक है, फिर क्या बात की गई है, फिर कैपेसिटी टू बिल्ड हिज ओन स्ट्रेंथ बाय बिल्डिंग कॉम्पिटेंस ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि पूरी की पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कॉम्पिटेंस को आपको लेके चलना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वेरियस रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे यहाँ पर। तो वेरियस रिफॉर्म्स लाने के लिए भी आपको वर्क करना है। तो these are some attributes of good administration that are given by the Paul Epable Public Admin for the Welfare State Report 1961. Now, how will you use them whenever asked in exam? DS4 में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि what are the attributes of the good administrator, और ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं।
तो आप इस तरीके से माइंड में बना दीजिए, या पॉइंट वाइज लिख दीजिए, या सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल में तोड़ के लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप लिखोगे तो ये सीधा का सीधा आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट? इसमें किसी को डाउट है कुछ भी? नो ब्रो। Okay, fine. So we are moving forward. So we are coming on the most important concept of this lecture, that is integrity, probity and honesty. Actually में इन तीनों के जो मतलब है ना, ये एक ही है। क्या? क्या कि अपना काम जो आप कर रहे हो उसको पूरी जिम्मेदारी पूरी इस तरीके से करो जिसमें आप कुछ भी एक गलत चीज ना कर रहे हो, उसी को हम ऑनेस्टी बोलते हैं। जिसमें आप अपने तरफ अपने हिसाब से ऑनेस्ट हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कुछ हिंदी टर्म्स मैं लेता हूँ, तो एक मिनट। तो इंटीग्रिटी का जो वर्ड है, इसको हम बोल सकते हैं सत्यनिष्ठा। ठीक है, सत्यनिष्ठा आपने हिंदी में सुना होगा। तो इंटीग्रिटी का जो हिंदी वर्ड है दैट इज सत्यनिष्ठा। ऑनेस्टी का क्या है? ईमानदारी। ठीक है, ईमानदारी मतलब क्या? मैं राइट करूंगा, मैं अच्छा करूंगा, मैं सही चीज करूंगा। ठीक है, मैं करप्ट नहीं हूंगा। करप्ट मतलब क्या? कोई भी चीज ऐसी जिसका मैं लेने के हकदार नहीं हूँ। आई एम नॉट द पर्सन हु शुड बी टेकिंग दैट एंड आई एम टेकिंग दैट, देन आई एम नॉट अ ऑनेस्ट पर्सन। मतलब कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। अब मुझे बैठे हुए भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो चला के एंजॉय कर लूँ। अगर मुझे लगता है कि मैं उस चीज का हकदार नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा अभी पढ़ने का समय है, तो वहां पर भी ऑनेस्टी कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो वो भी करप्शन है। करप्शन सिर्फ सिंपल से वर्ड्स में पैसा लेना ही नहीं है। करप्शन ये है कि आप जिस भी पोस्ट पे हो, उस पोस्ट का आप गलत इस्तेमाल करके वो चीज ले रहे हो जो आपको नहीं लेनी चाहिए। इसको बोलते हैं करप्शन। तो ऑनेस्टी हमको क्या सिखाता है कि करप्ट नहीं होना है, राइट। फिर आता है प्रोबिटी। प्रोबिटी का मतलब होता है सुचिता। हिंदी में वर्ड होता है सुचिता। सुचिता। अब देखते हैं इनमें क्या है। देखिए, इंटीग्रिटी जो वर्ड है, ये जो नीचे की दो वैल्यूज हैं, मीनिंग सेम है, बट इंटीग्रिटी जो वर्ड है ये सबसे हाईयर वैल्यू है। यहाँ पर आपको लेडर दिख रही है। इस अगर लेडर में हम तीनों वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रिटी सबसे ऊपर आएगी। ठीक है, अब जैसे होनेस्टी की हम स्टार्टिंग पर बात करते हैं होनेस्टी की। तो होनेस्टी हमने समझ लिया कि सही करना, ठीक है, करप्ट नहीं होना। अब करप्शन का भी मतलब समझ लिया, करप्शन यहाँ पे सिर्फ पैसों वाला नहीं है, करप्शन पूरी लाइफ में ओवरऑल है। अब होनेस्टी अब की हो सकती है पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ में मतलब, मान लीजिए आप घर पे गए और घर पे आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए, और उसको आपने झूठ बोल दिया, तो आप वहां पे घर पे ऑनेस्ट नहीं हो। पर प्रोफेशनल लाइफ में आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको जो जो काम दिया गया था आपने पूरा पैसा मतलब पूरा जो काम करना था वो आपने कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्सनल लाइफ की ऑनेस्टी और प्रोफेशनल लाइफ की ऑनेस्टी में अंतर होता है। आप समझ रहे हैं? तो पर्सनल लाइफ की ऑनेस्टी हो सकती है और प्रोफेशनल लाइफ की ऑनेस्टी हो सकती है। फिर उससे ऊपर जो वैल्यू आती है, उससे ऊपर वैल्यू आती है प्रोबिटी की। प्रोबिटी मतलब क्या होता है? प्रोबिटी ज्यादातर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेट करती है। जैसे हम बात करते हैं कि आगे का जो एक कुछ यहाँ पे हमारे सिलेबस का कुछ पार्ट्स बच जाएगा, तो उसमें आता है प्रोबिटी इन गवर्नेंस। तो प्रोबिटी की हम बात करेंगे जब कोई किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे। इंस्टीट्यूशन मतलब क्या? मान लीजिए हम इंस्टीट्यूशन एक यूपीएससी की बात कर रहे हैं, हम किसी कॉलेज की बात कर रहे हैं, हम किसी संस्था की बात कर रहे हैं, राइट। तो जब हम किसी एक इंस्टीट्यूशन, गवर्नेंस, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, वहां पर हम प्रोबिटी की बात करते हैं। किसी एक इंसान में प्रोबिटी कह सकते हैं कहने के लिए, पर अगर हम एकदम सही टर्म से बात करें तो किसी इंसान के अंदर प्रोबिटी ऐसी चीज नहीं होती। जबकि प्रोबिटी किस चीज की होती है? उस संस्था की प्रोबिटी होती है, उस इंस्टीट्यूशन की प्रोबिटी होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंटीग्रिटी। नो, इंटीग्रिटी इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इंटीग्रिटी में क्या आता है? ओवरऑल, जिसमें पर्सनल भी आ जाता है आपका, प्रोफेशनल भी आ जाता है, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी आ जाता है। तो इंटीग्रिटी इन सबको इनकम्पेस कर लेता है, मतलब इंक्लूड कर लेता है इन सारी चीजों को। ठीक है, तो अगर आप इंटीग्रिटी वाले पर्सन हो, आपके अंदर इंटीग्रिटी है, तो इसका मतलब क्या है? आप बिल्कुल पूरी तरीके से करप्ट नहीं हो। उसका मतलब आप पर्सनल लाइफ में भी करप्ट नहीं हो, ना कि आप प्रोफेशनल लाइफ में करप्ट हो। साथ ही साथ आप अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए भी आप लगातार ऐसे काम कर रहे हो कि उसके अंदर क्या है? उसके अंदर प्रोबिटी आए। आप अगर आपको संस्था के अंदर कहीं भी करप्शन दिखता है तो आप आवाज उठाते हो। ये सारी चीजों का मतलब होता है। फिर बात आती है इंटीग्रिटी को, और हम एक और हायर वैल्यू पे ले जाएं तो फिर आता है वैल्यूज और कंडक्ट। ठीक है, तो वैल्यूज और कंडक्ट ये आगे लिखे हुए हैं, बट मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। वैल्यूज क्या होते हैं? वैल्यूज हमने समझ लिए हैं। अब मान लीजिए मेरा वैल्यू है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, मेरा ट्रुथफुलनेस वैल्यू है, जैसे गांधी जी का था ट्रुथफुलनेस, मान लीजिए मेरा है। अब मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, बट मेरे को ऐसी स्थिति स्थिति आ जाती है। स्थिति मतलब मेरे को ऐसी स्थिति दिखती है कि मैं पकड़ा गया यहाँ पे,
तो फिर मैं वहां पे झूठ बोल देता हूँ। तो यहाँ पर वैल्यू तो मेरी ट्रुथ है, मैं उसको वैल्यू कर रहा हूँ, बट कंडक्ट जो मेरा कंडक्ट मतलब जो कर रहा हूँ मैं, दैट इज द एक्शन विच आई एम डूइंग, वहां पर मेरा चीज सेम नहीं हो रही है। मान लीजिए मेरे वैल्यू ट्रुथफुलनेस, बट यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे मैं ट्रुथफुलनेस कर नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं है किस किस चीजों का, वैल्यूज और कंडक्ट का इंटीग्रेशन। आपने पढ़ा है क्या, किसी ने मैथ्स दिया है यहाँ पे? यस, इंटीग्रेशन होता है। हाँ, तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, दो चीजों को जोड़ते ही तो हैं। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स कैलकुलस में छोटे छोटी चीजों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रिटी दो चीजों में होनी चाहिए, क्या, वैल्यू और कंडक्ट। मतलब वैल्यू मतलब जिस चीज को हम एस्पायर करते हैं, और फिर उसके साथ हम वो कर भी रहे हैं, राइट? तो that should be included in the integrity. I think this concept is clear of integrity, probity and honesty. ठीक है। अब मैं आपको और एक और एग्जांपल देता हूँ। यहीं पे मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, आप किसी ऐसी जगह पर हैं, आप गांव में अभी पोस्टेड हैं, ठीक है, किसी विलेज में आप पोस्टेड हैं। तो जब आप पोस्टेड हैं तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि एक मिनट। हाँ, तो मान लीजिए आपका कोई बड़ा है, ठीक है, मान लीजिए आपकी दादी है। उन दादी ने गांव में कुछ ऐसी बात बोल दी किसी एक ऐसे वर्ग को, मान लीजिए वो किसी छोटी कास्ट से बिलोंग करता है, और आपने ये चीज देख ली है, तो आप क्या करोगे? आप समझ गए या मैं एक बार रिपीट करूं? समझ गया, समझ गया। तो आप वहां पर क्या करोगे? वहां पे दो चीज You can, होंगी, एक तो Saksham, पर्सनल। can you repeat the question, please? I'm saying that, for example, you are in a village, okay? Now your elder person, you have your elder person, and for example, your grandmother. Now she have scolded someone with a lower caste. Now what will be your reaction? You have seen that you are the administrator of that place. Now what you will do that? Since she is your grandmother, since you know her, now you don't want to just arrest her, because according to the law, according to the Prevention of Atrocities Act of scheduled castes and scheduled tribes, she should be arrested. Now she is your grandmother. Now what you will do? That is the question. Okay. Um, This is an ethical dilemma. yeah. I was thinking about it. Yeah, Kesav, you were saying something. प्रोफेशनली प्रोफेशनली देखे तो उनको मतलब एज पर द लॉ जो सजा मिलती है वो तो मिलनी ही चाहिए एज ए ऑनेस्ट ऑफिसर। और हाँ पर्सनल लाइफ में अगर देखें तो फिर उनको समझाना एक बहुत बड़ा स्टेप बनता ही है अपना, हाँ, अब यहाँ पर कि ये मान लीजिए, गलत चीज है। Uh, राइट yeah, राइट, in my view, actually, there is a logical answer for this. See, we do directly go with the law, and we do prefer what the what the यस यस, actually. So directly we say that we'll be going with the law and we'll be arresting the thief राइट, finally. So in actually the situation what you have explained is about in it's like a twisted question, so actually there is a other answer I think so, so better you explain about it. सी द आंसर, आंसर तो कुछ भी नहीं है, मतलब एक्चुअली ये है कि आपका पर्सपेक्टिव है, आपके लिए कुछ एक आंसर होता है। तो इसमें ऐसा बोला जाता है कि एक तरीके ये निकाल सकते हैं कि क्योंकि जो ग्रैंड मदर है, अब उस ग्रैंड मदर ने जब उसको स्कूल किया, तो उस ग्रैंड मदर को जरूरी नहीं है कि उसे लॉ की नॉलेज हो, ठीक है। तो मान लीजिए एक छोटा बच्चा है आपके सामने, और छोटा बच्चा पानी फैला देता है जानबूझ के, उससे आप गीले हो जाते हो, तो क्या आप उसको एकदम से मारने लगते हो? एकदम छोटा है तो उसको नहीं मारोगे ना, यू विल नॉट बीट दैट चाइल्ड। नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि Okay. उस बच्चे को नॉलेज नहीं है कि वो क्या कर रहा है, समझ रहे हो आप? Yeah. तो यहाँ पर यस सिचुएशन यस। सेम है कि जो दादी हैं उनको नॉलेज नहीं है कि वो क्या कर रही हैं, तो डायरेक्ट अरेस्ट कर लेना इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये आप देखिए ना। Array, excuse me. See, या Dadi was see grandmother. She has like she can think, right? she can think, but she do not know about the laws. She came from a background where these things are normal. She Okay, don't know okay, about the okay. laws that she can be arrested for about that. She do not know about the sensitivity of the person, of other, of the other guy. Maybe the Okay, other okay. person is accepted. अभी क्या होता है, अभी हमको ये बहुत नॉर्मल लग रहा है, बट जो वहां पर लोग रह रहे हैं,
जो जिन लोगों के साथ ये चीज हो रही है, तो वो लोग भी इसको एक्सेप्ट करके चलते हैं. दे डू नॉट ऑल्सो कॉल फॉर दीज लॉज, दे डू नॉट ऑल्सो रिपोर्ट दीज थिंग्स. For example, a scheduled caste is being scolded. Now he will not go to the police officer to report. He will just accept that sometimes. So these things are also there. So what we have to do is we have being more integrity, be seen integrity. Now अगर आप सिर्फ honest होते, मान लीजिए आप honest होते या फिर probity होती है आप, तो यहाँ पर आप क्या करते? अगर आप honest होते तो आप कुछ नहीं करते, बस उस दादी को ले जाते, उस दादी को जेल में बंद कर देते, बस बात खत्म. आप तो ऑनेस्ट हो, आपने प्रोफेशनल लाइफ अपना अच्छे से निभा लिया. बट यहाँ पर ये उससे एक हायर वैल्यू की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको सॉल्यूशन देखना है जो लॉन्ग टर्म में सरवाइव करे. सिर्फ छोटे टर्म में यहाँ पे दादी को बंद करना इज नॉट अ सॉल्यूशन ना. उसके बाद क्या होगा, अल्टीमेटली दादी जो है उसको बुरा लगेगा कि उसने ऐसा कर दिया, तो और गंदा सोचेगी उन लोगों के बारे में, राइट? Yeah, got it. हाँ. तो इंटीग्रिटी यहाँ पे सॉल्यूशन एक तरीके से ये निकाला जा सकता है कि आप दादी को बैठिए, आप सबसे पहले उस इंसान को उस इंसान से बात कीजिए जिसको स्कोल्ड किया गया है. उस इंसान को अपनी तरफ से माफी मांगी सबसे पहले, फिर दादी को समझाइए, दादी से माफी मंगवाइए, फिर दादी को पूरे लॉ समझाइए कि ये करना. अब क्योंकि समय बदल चुका है तो हमको भी रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है. और किसी कास्ट से होने से कोई इंसान गलत या सही नहीं हो जाता, वो उसके वर्क्स डिफाइन करते हैं, राइट? तो अगर आप उनको समझाओगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, सी विल बी एडुकेटेड पर्सन, और आगे से भी वो ये नहीं करेगी. और एक तरीके से आपको जो उस इंसान को अगर कुछ गलत लगा है तो उस इंसान की भी आप भरपाई कर सकते हो, उसको इंसान को कंपनसेशन दे सकते हो किसी तरीके का. यहाँ पर करप्शन वाले कंपनसेशन की बात नहीं कही है, जो लीगल कंपनसेशन है, जो लीगल कंपनसेशन दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो आप दे सकते हो. तो इस हिसाब से भी आप इस केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हो. बाकी देर आर एन नंबर ऑफ वेज, दिस इज जस्ट एन वन वे. तो यहाँ पर आपको इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में मतलब समझ में आ गया. दैट वाज माय ऑब्जेक्टिव. ओके. Super. ओके. So now, ओके. as I have told you that integration of values and conduct is the integrity. Okay. And what are the similarities between all the integrity, probity and honesty? That these came from same family, means the basic understanding, basic meaning of these integrity, honesty are being upright, being right, doing right work, not being corrupt. So that is the similar. But there is a difference in the degree. Means integrity is a higher value, honesty is a lower value. So that understanding we should have. Probity we have already talked about, that it is of an institution or an organization where honesty lies. For example, in governance, if honesty lies, then your institution is probity. So you have probity in that organization. Okay. So that we have already understand. So these are some points that how can we maintain our integrity. Okay. तो ये तो सिंपल सा है कि never use your position, ये वही जो हमने ऊपर बातें की थी, that will be repeated. So concept is same, the above things are only getting repeated here. Okay. Otherwise I will send you this PDF, so just you can read them. हाँ. तो Saksham, can I say one thing? Can you yeah. please send the PDF or else anything to the personal chat? See, whenever you have been sending to the main discussion group, see, Yeah. most of the people have been not even attending to our class, right? See, what I'm saying is, see, when you are been posting directly the PDF, then they are just studying that. See, most of the people are thinking that, see, you will be posting and will be reading. What is the need of discussion? See, if we discuss only, we'll be having the mutual interaction, and also we can even gain more things, right? So those who have been attending to our class, so please, I think it's my idea. So better take your decision and please move on. Okay. Yeah, I will think about it. Okay. Then I will do the work. Okay. So now fine, intellectual integrity, and we will talk about intellectual hypocrisy. So जैसे कि I have told you that there is a value and conduct. मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे मैं ट्रूथफुल की वैल्यू करता हूँ, बट रियलिटी कहीं कहीं जगह पर मैं ट्रूथफुल होता नहीं हूँ. तो ये आ जाएगी इंटेलेक्चुअल hypocrisy. Hypocrisy is obviously inconsistency between thought and action. Whatever you value and you are not doing that, it is called hypocrisy. And in the integrity, you should be doing the same which you are thinking. ठीक है. So
The Okay. intellectual integrity versus intellectual hypocrisy. Intellectual, why intellectual? Because you know what is right. Okay, what are the values, you know, but you are not doing that, so that is called hypocrisy. So now, what are the challenges of one being integral? Means, for example, if I will say that I have integrity, what are the challenges? So there are two main challenges, that is rationalization. Okay, rationalization means at the some time, at some place, you will feel that this is not it is not rational to be integral here. For example, the rationalization with respect to rationalization changes with respect to the situation. Okay, जैसे कि आज की मैंने एक डिसीजन लिया, आज वो मुझे लगता है कि इंटीग्रल है, ठीक है, बट आगे अगर मैं समय के साथ जाऊं तो मुझे, जैसे मैंने ऊपर वाला ही डिसीजन लिया था, फिर आगे मेरे पास इससे एक अच्छा बेटर सॉल्यूशन आए, तो इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता ना। रैशनलाइज मतलब इसका कोई मुझे नंबर नहीं दे, मार्क्स नहीं दे सकता ना कि इतना परसेंट ये रैशनलाइज तुमने कर दिया है। तो इंटीग्रिटी के जो डेफिनेशन है, दैट इज इटसेल्फ वेरी सब्जेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे फॉर यू इंटीग्रिटी in the situation may be different, for me integrity in that situation may be different. So these are challenges to define integrity. However, basic understanding or universal understanding of the integrity is there, that is being morally upright, that is being integral with your thoughts and your action, right? So this was the concept that we were talking about, the integrity. So integrity is completed. If you have any doubt, just ask me. Yeah, there is no doubt. Okay, fine. So there are some more values. I think we are low on time. We'll continue Yes, today yes. only. We will So, continue today only. We will just complete okay. this. If something are leaving, then we will I will send you the new link today, because you just joined late. I have started this meeting earlier, so we will continue this today only. So being Okay, okay. upright. So uprightness, rightness, you know that doing right. Now uprightness is honesty, moral, and responsibility. If these three things are included in your action, then it is called to be upright. Okay. Now, what is the difference between honesty, integrity, and probity, that we have understood? Now, the same honesty word is included here. Now, but here one more thing is included, that is morally honesty. You should be honest and you should be moral at the same time. मतलब कि आपने जो काम किया है, आपने सिर्फ जैसे एक, मान लीजिए आप किसी रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है, आपको एक डॉग दिखा जिसको बहुत जोर से दर्द हो रहा था। आपने क्या किया, आपने, आपका काम प्रोफेशनली उस डॉग की मदद करना नहीं है, तो आपने क्या किया, उसको कुछ नहीं किया, आपने, आपको मीटिंग में जाना था, जैसे पहली बार हमने ये एग्जांपल लिया था, तो आप मीटिंग में चले गए। बट यहाँ पर क्या होगा, बेटर सॉल्यूशन इज बीइंग हॉनेस्ट। आप हॉनेस्ट थे यहाँ पर भी, बट उसके साथ साथ यहाँ पे आप मोरल भी हो, तो मोरली क्या करोगे, तो आपका मोरल जो है ये कहेगा कि मुझे उस डॉग की मदद भी करनी है। आप एक तरीके से उस चीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानोगे, तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड ऑल्सो बी देयर। सो दैट इज कॉल्ड अपराइटनेस, इफ यू आर मोरल, honest, and responsible as well. So these three things combine to form uprightness. Okay, it is clear. So now we will talk about the impartiality and partisanship. ठीक है, these terms are little bit similar. इसमें ये है कि पार्शियलिटी जब होती है, जब आप मान लीजिए किसी भी ग्रुप, कम्युनिटी, पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आप सपोर्ट करते हो और एक को सपोर्ट नहीं करते हो, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक टेंडर आया, आप सिविल सर्वेंट है, आप टेंडर इशू कर सकते हो, ठीक है, पर क्योंकि जो सामने वाले इंसान आए थे उसमें से एक आपकी खुद की कास्ट का था, आपने उसको टेंडर दे दिया, तो यहाँ पर आप इम्पार्शियल नहीं हो, ठीक है। तो उसको, इम्पार्शियलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, एक्टिंग सोलली ऑन द मेरिट बेसिस। जो भी टेंडर देने आए थे, आपने उसको टेंडर दिया जो कि सबसे काबिल था, सबसे इफेक्टिव वे में आप जो पब्लिक सर्विस है वो प्रोवाइड कर रहा था, वैल्यू प्रोवाइड कर रहा था, तो दैट इज कॉल्ड इम्पार्शियलिटी। ओके। ना पार्टीशनशिप, यहाँ पर जो ग्रुप है वो कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट जो पार्टीशनशिप है यहाँ पर, वो जो ग्रुप है वो सिर्फ एक पार्टी हो सकती है। मान लीजिए कोई इंसान बीजेपी सपोर्टर है, कांग्रेस सपोर्टर है, या किसी भी पार्टी का सपोर्टर है, वो इंसान अगर जाके आगे जाके सिविल सर्विसेज में जाता है, तो जब उस पर्टिकुलर पार्टी की सरकार बनेगी तो उसमें तो वो बहुत अच्छा काम करेगा, बट जब दूसरी सरकार बनेगी तो उतना अच्छा काम करेगा नहीं वो,
ठीक है, ना ही उसके कनेक्शन रहेंगे, तो उतना अच्छा काम कर भी नहीं पाएगा। तो जब वो काम नहीं करेगा तो क्या होगा, वो सरकार है उसका काम दिखेगा नहीं, अल्टीमेटली वो सरकार गिर जाएगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे हैव द पावर टू dethrone us a government, but still what we have to understand is we should not link ourselves with any particular party. We should not support any party. We should be non-partisan. The partisanship should not be there. Okay, we should be non-partisan. We should be impartial. We should be non-partisan. ठीक है, इससे क्या होगा, आपके अंदर ऑब्जेक्टिव एविडेंस बेस्ड आएगा। आप जो मिनिस्टर्स आपके ऊपर बनेंगे उसको आप सही एडवाइस दे पाओगे। ठीक है, कुछ शायद ये अभी बंद होने वाला है, लेस देन 1 minute इज रिमेनिंग। आई एम सेंडिंग यू द न्यू लिंक एंड हार्डली 5 or 10 minutes वी विल कंप्लीट द टॉपिक। ओके Yeah, okay. ओके। Okay, okay.